हेलो। मेरा नाम है शांतनु चौधरी और मैं पिछले 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप नीट 2026 दे रहे हो और अभी आप लास्ट 30 डेज में कंफ्यूज हो तो ये सीरीज आप ही के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड एरर्स। तो सबसे पहली स्लाइड है हमारी यूनिट्स के बारे में। तो अभी तक अगर आपने तैयारी करी है थोड़ी बहुत भी तो आप यूनिट्स के बारे में जानते होंगे। यूनिट्स के बारे में कि भाई हम किसी भी चीज को फिजिकल क्वांटिटी को किस यूनिट से दर्शा रहे हैं। इसमें मेन बात यह है कि एन इंटू यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप यूनिट को चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बदलेगी। तो एन यू कांस्टेंट होता है तो एक ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है और एन और 1/u में आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है। तो इससे हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है। कौन कौन सी यूनिट सिस्टम जनरली यूज होते हैं। सबसे जनरली हमारा यूज होता है एमकेएस। इसके अलावा सीजीएस होता है, एफपीएस होता है। आप इसमें एमएलटी वगैरह देख सकते हैं। मास लेंथ और टाइम को कैसे कैसे डिनोट किया गया है। जैसे एमकेएस में मास को केजी से, लेंथ को आपको मीटर से और टाइम को सेकंड से। ठीक है। एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। वो सारी उनकी यूनिट्स यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है। और ध्यान दीजिए कि सेकंड्स को टाइम इज ऑलवेज इन सेकंड्स। ठीक है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। जिस फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन क्वांटिटीज की मदद से हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है। तो मास लेंथ टाइम मैकेनिक्स में जनरली यही यूज होता है। जब हम आ जाएंगे चार्ज करंट और इसके बारे में तो यही यूज होता है साथ में। और इसके अलावा अगर हम आएंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल फिजिक्स वाले पार्ट में तो यही वाला यूज होता है। ये मोल भी यूज हो जाता है वहीं पर ही। और ये हम कभी यूज हमारे फिजिक्स में नहीं करते हैं। ठीक है। इसके अलावा दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि इसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो जाती है। अब ये एंगल और स्टेरेडियन ये बड़ी आपकी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं क्योंकि इसके अंदर एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है ये कि भैया ये जो है ना फिजिकल क्वांटिटीज ये डायमेंशनलेस हैं बट इनके पास यूनिट है। मतलब डायमेंशनलेस कोई चीज हो सकती है बट स्टिल कैन हैव यूनिट। बट इसका उल्टा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि अगर डायमेंशंस हैं तो यूनिट तो होनी ही पड़ेगी। डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकती है बट डायमेंशन अगर है तो यूनिट भी होनी ही पड़ेगी। यहाँ पर ये वाली बात अपन ने इसको यहाँ पर लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। ध्यान दीजिए ये वाली बात कि हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि हम दो सेम चीजों को ही मतलब दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑरेंजेस में ऑरेंजेस ही ऐड होंगे। एप्पल प्लस एप्पल ही हो सकता है। फोर्स प्लस फोर्स ही हो सकता है। फोर्स में हम मास नहीं जोड़ सकते। तो ये वाली बात यहाँ पर समझाई गई है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आप किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का कर सकते हैं। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जैसे कि साइन कॉस टेन जो भी हमारे साइन कॉस टेन और इसके इनवर्स जो होते हैं वो सारे आपके जो हैं डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब इनके अंदर जो वैल्यू होती है वो भी डायमेंशन लेस होगी और ये टोटल भी डायमेंशन लेस होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं साइन थीटा। तो थीटा भी डायमेंशन लेस होगा और साइन थीटा भी डायमेंशन लेस होगा। ऐसे ही सभी आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी के लिए ऐसा ट्रू होगा। सेम फॉर लॉग। लॉग के आगे अगर एक्स लिखा है या कुछ बेस होगा या एक्स लिखा है ये भी डायमेंशन लेस होगा और टोटल भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है। सेम फॉर ई। ई की जो पावर होगी ये भी डायमेंशन लेस होगी और ये पूरा भी डायमेंशन लेस होगा। ये हमारे बहुत काम आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भैया अब आप ये देख लो जो भी मैकेनिक्स में जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं जिनके भी डायमेंशन आपको निकालने रहेंगे यूनिट्स निकालनी रहेंगी उसके लिए आपको बस ये दो चीजें मेजरली याद करनी है फोर्स और एनर्जी। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। तो इधर से हम निकाल लेते हैं। एम का होता है मास का एम। ए का होता है एल टी माइनस टू। ये कैसा आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें यूनिट पता होती है ना। मीटर को अपन एल लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं नीचे टी की पावर टू तो ऊपर माइनस टू जाता है। तो आप इसको ना याद कर लें रट लें। सिमिलरली फॉर एनर्जी। एनर्जी का आपको फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये क्या आ जाता है ये आ जाता है एम एल टू टी माइनस टू। कैसे आप निकाल सकते हैं अगर आप भूल जाए तो हाफ एम बी स्क्वायर। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको इसे याद करना ताकि इससे बाकी दूसरे फॉर्मूलाज बहुत जल्दी निकल जाएंगे ये हम सीखेंगे अभी। ठीक है। तो आप हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता मास का एम हो जाएगा। v का होता है एल टी माइनस वन और उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको रट करके चलने हैं एम एल टी माइनस टू एंड एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कर रहे थे मैकेनिक्स में बात। अगर हमें ये दो फॉर्मूलाज याद है किसके फोर्स और एनर्जी के तो हम दूसरे निकाल दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रेशर निकालना रहा तो अपन लगाएंगे फॉर्मूला। बेसिकली डायमेंशंस निकालने का तरीका क्या है आप कोई भी फॉर्मूला पे चले जाएं जिससे कि डायमेंशन आसानी से निकल सकता है तो फिर उसे निकाल देखो। अभी आप फोर्स का अपन ने डायरेक्टली यूज कर लिया। एरिया को अपने को याद ही है मीटर स्क्वायर होता है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एम एल माइनस वन
T-2, ml-1 T-2, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब आप ये देखिए कि जो प्रेशर वाला है ना, ये कितनी जगह यूज हो सकता है। देखो प्रेशर का भी सेम होता है, यंग्स मॉडुलस का भी सेम ही होता है। मतलब जो प्रेशर का होता है वो यंग्स मॉडुलस का होता है, बल्क मॉडुलस का भी, मतलब सारे मॉडुलस का सेम हो जाएगा, है ना। और एनर्जी डेंसिटी का भी यही होता है, स्ट्रेस का भी यही होता है। तो ये सारे जो है इनका सिमिलर ही होता है जो प्रेशर का होता है। दूसरा आ जाते हैं हम इसमें कि कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स में आपको कॉन्स्टेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, जैसे पाई हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, सब डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। बट कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे होते हैं जिनके पास डायमेंशन होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो अगर आप इसका भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज अगर आपको निकालना रहेगा तो F बराबर Gm1m2 बाय आर स्क्वायर से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ऐसे ही प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, ये अगर आप निकालना चाहें तो E बराबर एच न्यू से आप निकाल सकते हैं। देखो E का तो हमें वैसे ही याद है, एच का हमें निकालना है, न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का 1 बाय टाइम पीरियड हो जाएगा तो 1/t हो जाएगा। तो उधर से ही आ सकता है। और ध्यान दीजिए प्लैंक कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अगर तुम्हें फोर्स का याद है, आर का तो सबको ही पता है भैया, लेंथ होगा वी का LT-1 होगा, फोर्स का अगर आपको पता है तो ईटा का यहाँ से निकल सकता है। ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है जिनके आपके डायमेंशन याद रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो फटाफट निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत कमाल की बात है यहाँ पर, जो हम आरसी सर्किट पढ़ते हैं, LR सर्किट पढ़ते हैं, उसमें टाइम कांस्टेंट करके एक चीज आती है। मतलब आरसी का डायमेंशन जो यहाँ का टाइम कांस्टेंट है L/R, जो यहाँ का टाइम कांस्टेंट है, और ये जो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी से आता है यहाँ पर, है ना, 1/√LC आपने पढ़ा होगा। तो √LC टाइम का हो जाएगा। तो यहां से देखो आप क्या क्या कर सकते हो। लेटस से आपको सी का डायमेंशन पता है तो आप आर का निकाल सकते हो। अगर आपको आर का पता है तो आप सी का निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर आपको आर का पता है तो आप एल का निकाल सकते हो। इधर से अगर आपको सी का पता है तो आप एल का निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आर का निकालना है तो आर को मैं लिख दूंगा वी बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, है ना। वी क्या होता है, अब देखो यू बराबर क्यू भी होता है, ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो वी बराबर यू बाई क्यू। यू का क्या हो जाएगा, यू इज एनर्जी, यूज एनर्जी, तो ml/T-2। और क्यू का क्या होता है, क्यू का भी आप ध्यान रखें, क्यू का क्या हो जाता है, आई टी हो जाता है, क्योंकि आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो ये आई टी हो जाएगा, तो आई टी रख देंगे। तो यहां से देखो आपका आर का डायमेंशन निकल गया, सॉरी ये वी का डायमेंशन निकल गया, और वी को यहाँ पुट करके अपन आई को लिख देंगे, क्या आई को लिख देंगे, आई तो आई रहता है। ठीक है, तो आर का निकालना डायमेंशन आसान है। अगर आप सी का भी निकालना चाहते हैं तो वो भी आसान है, क्यू बराबर सी। देखो बी का भी अपन ने निकाल के दिखाया, क्यू तो होता ही आई टी। तो इस तरीके से निकाले जा सकती है चीजें, ठीक है। और अगर आपको एल का निकालना है तो आप इसके माध्यम से निकाल लो या इसके माध्यम से निकाल लो। ठीक है, अब यहां पर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं ईएम वेव के अंदर, सी बराबर 1/√μ0 ε0। ये कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो देखो भाई ये आपको बता देता है कि भाई ये सही है कि नहीं है इक्वेशन। यूनिट्स अपन आपस में कन्वर्ट कर लेते हैं, N1 U1 इज N2 U2, जो आपने NU कांस्टेंट पढ़ा अभी। ठीक है, हम बेसिक फिजिकल रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, सब देखेंगे अभी आगे। दूसरा, ये क्या नहीं कर सकता, ये कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं बता सकता जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये स्केलर वेक्टर नहीं बता सकता, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी हमने देखे जो कि डायमेंशनलेस होते हैं उनके बारे में भी नहीं बता सकता। बेसिकली जो चीजें डायमेंशनली सही, डायमेंशनली एग्जिस्ट नहीं करती तो उनके बारे में ये बता नहीं सकता। ये सब एसर्शन रीजन में पूछी जा सकती है चीजें। इसके बाद हम देखते हैं क्या, एरर के बारे में। भाई एरर क्या होता है कि एक होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब जो कि सच में उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो किसी को नहीं पता होता। वो एक तरीके से हम ऐसा बोलते हैं कि वो तो गॉड को ही पता है। तो ट्रू वैल्यू कुछ नहीं होता, बट एक वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानना पड़ता है, जो हम एवरेज करके निकाल लेते हैं सभी मेजर्ड वैल्यू का, उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो जो भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना दूर है उसको अपन एरर बोलते हैं। ठीक है, और एरर को अपन हमेशा बेटा मॉड लगा देते हैं, क्योंकि एरर इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मतलब कभी जो ट्रू वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा है, कभी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो एक्यूरेसी प्रिसीजन पे भी आपके असर्शन रीजन बनते हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो ट्रू वैल्यू है, लेट अस से ये ट्रू वैल्यू है, बीच में डार्ट जो अपन मार रहे हैं ट्रू वैल्यू, तो जो वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब होंगी उन्हें अपन एक्यूरेट बोलेंगे। जैसे मान लो ट्रू वैल्यू है 10, तो अगर आपका आंसर आ रहा है 9.9, तो वो है आपका एक्यूरेट, मतलब वो आपका ट्रू वैल्यू के करीब है। अगर प्रिसाइज, प्रिसाइज के लिए पहली बात तो क्या, आपको मल्टीपल ऑब्जर्वेशन चाहिए। मल्टीपल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कि जैसे देखो ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज मतलब ये ट्रू वैल्यू के दूर है, बट ये सारी वैल्यूज अपने आपस में पास पास है, मतलब ये कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं कि आप चाहे गलत ही बता रहे हो पर बार बार वैसा ही बता रहे हो। तो ये हो गया आपका क्या, प्रिसाइज।
तो अगर हम चाहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो तो वो एक्यूरेट भी होना चाहिए और वो प्रिसाइज भी होना चाहिए, मतलब वो ट्रू वैल्यू के पास भी और बार बार सही भी बताए। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर्स वही होती हैं जो हमारे पास, जो इनकी एरर हमें पता होती है कि भाई ये घड़ी 10 मिनट आगे है, तो वो बात अगर हमें पता है तो वो एरर नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि हमें पता है वो बात, तो हम ऑलरेडी उसे 10 मिनट कम करके सही वैल्यू पर पहुंच जाएंगे ना। सब्जी वाले ने तराजू में कुछ रख रखा है, उसमें एक्स्ट्रा उसने कुछ अपना जोड़ रखा है ना, उसको गलत करने के लिए, उसकी रीडिंग गलत करने के लिए, तो सब्जी वाले को ये बात पता है, तो वो उसके लिए एरर नहीं गिनी जाएगी। तो सिस्टमेटिक एरर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती हमें, इसे हम बेसिकली एरर मानते ही नहीं है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी इसका रेक्टिफिकेशन पता होता है। बट रैंडम एरर वो होती है जिनका हमें कारण ही नहीं पता, है ना। आपने रीडिंग लेने में कोई गलती कर दी, हो सकता है एनवायरनमेंट से कुछ फर्क पड़ रहा था, उससे कोई फर्क पड़ गया, सराउंडिंग से कोई फर्क पड़ रहा था, उससे फर्क पड़ गया, मतलब आपको पता ही नहीं कि ये एरर क्यों आया। उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप नंबर ऑफ रीडिंग्स को ज्यादा लीजिए। तो नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ाने से क्या होता है, एरर उतनी कम होती जाती है। मान लो आपको लेट अस से वाई रीडिंग्स लेकर के एक्स एरर आ रही है, तो अगर आपने वाई को रीडिंग्स को अगर आपने 3 गुना कर दिया, 3 बाय कर दिया, तो जो आपकी एरर है वो x/3 हो जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखो भाई, एरर्स के अंदर क्वेश्चंस इसी पर ही बनते हैं बेसिकली। तो अगर आपका कोई प्लस माइनस वाली चीज है, तो आप यहाँ पे देखिए dx जो होगा, मतलब x के अंदर जो एरर होगी, वो dx मतलब x में एरर वो हो जाएगी dA प्लस डी। एरर हमेशा ऐड होती है, ध्यान दीजिए, गलती प्लस गलती इज अ बड़ी गलती। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर होती है, तो इसको करने का तरीका हम रिलेटिव एरर से करते हैं। रिलेटिव एरर पर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगी। तो इसको करने का तरीका ये देखिए, से dx, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है, आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, देखिए, जैसे मान लीजिए a² b² डिवाइडेड बाय c, ये मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, तो दोनों एक साथ समझ लेंगे। तो परसेंटेज एरर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, dx/x, ठीक है, रिलेटिव एरर, इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2dA/a, इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी हाफ dB/b, और c नीचे है, फिर भी यहाँ माइनस आना चाहिए था हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से, बट एरर हमेशा ऐड होती है, इस वजह से यहाँ पे 3dc/c, ये होती है रिलेटिव एरर। इंटू 100 दोनों तरफ कर दूंगा, तो परसेंटेज एरर में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो कि पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, क्या हम ट्रिक सीख सकते हैं, क्या छोटे छोटे हम चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूले याद कर सकते हैं, क्या क्या ध्यान दिए जा सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं करके जाना है। आपको आपको बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए जो आपने अपने फॉर्मूला शीट में या शॉर्ट नोट्स में लिखे होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखिए भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये कि आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाना था, तो आपने यहाँ पर पहले इस यूनिट को लिखा, मीटर को किलोमीटर में बदल दिया और सेकंड को आपने आर में बदल दिया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये कि आपका, अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद है, तो जैसे आपने बी का यहाँ पर डायमेंशन निकाल लिया है। बेसिकली बात वही है, जैसे कि आपको फॉर्मूला याद होंगे, जैसे यहाँ पर मैं आप बात करने जा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सिग्मा की यूनिट निकालनी है, ठीक है, या इसकी इंटेंसिटी की यूनिट निकालनी है, ठीक है, तो आपको बेसिकली फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर ये वही वाली बात, तो भैया दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ये घटाने और जोड़ने में ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अगर आपको ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ए और बी का डायमेंशन बताइए, तो आप बोलोगे सर ये दोनों के डायमेंशन सेम रहे होंगे और इन दोनों को जोड़ करके भी सेम ही डायमेंशन आया होगा, मतलब इसका और इसका डायमेंशन बराबर है और इसका और इसका डायमेंशन भी बराबर है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, देखो एफ का मैंने याद कर रखा है, एक्स एक्स तो हमें पता ही है लेंथ है, तो उस बार हाफ है तो हाफ आ गया, यहाँ से ए का डायमेंशन निकल गया। फिर मैं इसको इससे कंपेयर कर लूंगा, जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो एफ का लिख दिया, बी का तो नहीं पता, टी का टी², यहाँ से बी का डायमेंशन आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो बेसिक फोर्स वगैरह के याद हो आपको। फिर अगले कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, जैसे मेरे को बोल दिया गया कि जो वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन लैम्डा, रो एंड जी। अब मुझे नहीं पता कि पावर्स क्या होंगी, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूंगा। अब यहाँ पावर मुझे नहीं पता है, तो मैं, हो सकता है प्लस में हो सकता है माइनस में, हो सकता है फ्रैक्शन में हो, तो यहाँ पर एबीसी मैंने लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब मैंने दोनों को डायमेंशनली बराबर कर दिया, प्रोपोर्शनल का एक कांस्टेंट आया जो कि डायमेंशनलेस माना गया। ठीक है, अब यहाँ बराबर कर दिया, अब मैं यहाँ पर एम की पावर निकाल लूंगा, ठीक है, यहाँ एल की पावर निकाल लूंगा और यहाँ टी की पावर निकाल लूंगा। फिर यहाँ पे देखूंगा एम की पावर यहाँ क्या है 0,
यहाँ और यहाँ m की पावर को कंपेयर कर दूंगा, l की पावर को कंपेयर कर दूंगा और t की पावर को कंपेयर कर दूंगा। तो निकल करके ये आएगा तो भैया लैम्डा की पावर आ गई हाफ, लैम्डा की पावर आ गई हाफ, है ना। सी की पावर जो जी की पावर सी थी वो आ गई हाफ, और जो आपका जो बी है वो जीरो। तो ये फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी आगे बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए आप कैसे और क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स जो है हमें पता है, अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में भैया मास को 3 गुना कर दो, लेंथ को 2 गुना कर दो, टाइम को आधा कर दो। तो बेटा आपको अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला या फिर यूनिट याद होगी तो मास को 3m कर दो, एल को 12 कर दो, इधर हाफ कर दो। देखो क्या फैक्टर निकल के आ रहा है, 3, 2 और ये हाफ की पावर माइनस हाफ, तो ये 4 बन जाएगा। तो ये आ जा रहा है 24 टाइम्स फोर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एरर जो है वो हमेशा ऐड ही होती है, चाहे आप उसको घटाओ चाहे आप जोड़ो, दोनों में ऐड ही होती है, या किसी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी ऐड ही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये आपका स्क्वायर था, और आपको दिया गया मास परसेंटेज में इतना एरर है, रेडियस में इतना एरर है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, अगेन 4/3 का कोई मतलब नहीं, पाई का कोई मतलब नहीं है। मास का क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एम बाई एम, परसेंटेज में इंटू 100 करके परसेंटेज एरर आ जाएगा, और ये आर की पावर -3 को भी +3 ही लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर, और फिर डी आर बाई आर इंटू 100 करके परसेंटेज आर आ जाएगा 5%, है ना। एरर हमेशा 10 से कम होना चाहिए तो बढ़िया रहता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इस तरह कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे पहली बात तो नॉन जीरो डिजिट्स तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 2 और 4 सिग्निफिकेंट है ही है, और ये जीरो भी होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ट्रैप जीरो मतलब बीच में दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो जो फंसा होता है वो भी सिग्निफिकेंट ही होता है, इस वजह से यहाँ पे 3 थे, और यहाँ पर ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। 6 और 3 तो होते ही है, ठीक है। लीडिंग जीरो जो होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट जीरो जो होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 6 सिग्निफिकेंट है। पर ट्रेलिंग मतलब जो राइट साइड राइट मोस्ट जीरो जो होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट होते हैं, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। कब सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब ये डेसिमल में नंबर, तो लास्ट वाले जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, बट डेसिमल नहीं है तो ये आपका जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा। दूसरी बात एक चीज और आती है, अगर यहाँ पर केजी लिखा होता है या कोई भी यूनिट लिखी होती है आगे, तो यूनिट आ जाने के बाद फिर आप इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब हमें एडिशन नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया जाता है तो हम सोचते हैं कि यार इससे तो नॉर्मल सी बात है, तो कोई निकल लेगा, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। बट इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, आपसे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपने इसमें से घटाया, जब घटाते हैं जोड़ते हैं तो आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जैसे इसके अंदर है 4, ठीक है, इसके अंदर है 4, मतलब इसके अंदर है 2, इसके अंदर है 2, जैसे इसमें 4 नहीं लिए जाएंगे, इसमें 2 ही लिए जाएंगे। तो आपको 2 का और 2 का मिनिमम देखना है, मिनिमम ऑफ दीज टू। तो इन मिनिमम ऑफ दीज टू में 2 का तो 2 ही आने वाला है, तो आपको आंसर देना है इसमें ही। तो डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आपको आंसर देना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अंदर क्या होता है, आपको टोटल के सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। जैसे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम आपको करना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट 3 है, इसमें कितने हैं 2, तो हमको आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना होगा। इसके अंदर हम यूज करते हैं क्या, हमारा राउंडिंग ऑफ, जो कि मैं अभी आपको सिखा दूंगा आगे। फिर एक पैरेलक्स मेथड होता है, यहाँ से देखा है थीटा बना, तो यहाँ पे अपन थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। ये आपको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना बताया, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, तो आप ऐसे आपके यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और 1 डिग्री आपको पता है कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो ये आपस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होता है। ये टाइम वाले सेकंड्स मिनट नहीं, ये एंगल वाले होते हैं, ठीक है। और मैं आपको थोड़े से और अच्छे वाले क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ, उनको कैसे देखना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से चीजों को कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर वही वाली बात, फिर वैसे ही क्वेश्चंस से यहाँ पर है ये, तो ये जो पावर है ना पूरी, ये डायमेंशनलेस होगी, ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायमेंशनलेस होगा तो अल्फा टी स्क्वायर को 1 कर दिया, अल्फा टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगी पावर, जो डायमेंशन आ जाएगा अल्फा का वो आ जाएगा टी की पावर -2, ठीक है। फिर वही वाला मैंने आपको बताया कि ऐसे पावर लगा दीजिए और आप ऐसे बराबर कर दीजिए। इसकी मैं आपको शॉर्ट टेक्निक अभी बताने जाता हूँ। तो यहाँ से देखिए, आपने लेटेस्ट से m की पावर को कंपेयर करा, ये आया, l की पावर करा, ये आया, t आया, तो आप है ना इसमें क्या करिए, जैसे इनको और इसको ऐड कर दिया आपने, तो यहाँ से आ गया आपके पास y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, फटाफट। तो y इज इक्वल टू -z, तो आप देख लीजिए ये y और ये z, इनमें ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है तो ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ से निकाल लिया z बराबर, ये तो फटाफट निकल गया, है ना, z बराबर हाफ।
ये आ गया आपका जेड बराबर हाफ, जेड बराबर हाफ आ गया तो वाई बराबर माइनस हाफ आ गया। मतलब कुल मिलाकर के इसमें टेक्निक ये है कि आप किसी भी एक का रिलेशन निकाल लीजिए और फिर उस हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो उससे फटाफट कीजिए बजाय सारा आंसर निकालने के। अब यहाँ पर देखिए वही वाली मैंने आपको बात बताई, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये पावर जो है ये -2 होनी चाहिए थी पर +2 ही आई। मास का तो ऊपर पावर 1 थी तो वो 1 ही रहा, और एल की पावर -1 होनी चाहिए थी पर फिर भी 1 ही आई, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर निकालनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ना डिफरेंशिएशन करके जाना पड़ता है। सिंपल हम इसमें एरर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सीरीज वाले में तो कर सकते हैं, पैरेलल वाले में नहीं कर सकते। तो इसका ये फॉर्मूला बनता है, ये डिफरेंशिएशन करके आ जाता है, ठीक है। फिर वही वाली बात मैंने आपको बताई। यहाँ पर देखिए आप, पॉइंट के बाद आपके 2 डेसिमल्स हैं, है ना। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डेसिमल्स है। मिनिमम ऑफ 2, ठीक है, मिनिमम ऑफ 2। तो आपको डेसिमल वाला देखना है, सिग्निफिकेंट की जगह डेसिमल वाला देखना है। जब आप इसको देखेंगे तो ये आंसर आएगा, और आप इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो राउंडिंग ऑफ में क्या होता है कि आपको जैसे मान लो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है ना, तो आप इस पे गोला मार लीजिए। अब आप देखिए कि इसकी इसकी वैल्यू 0 मिनिमम हो सकती थी और मैक्सिमम 99 हो सकती थी, और बीच में आ जाता है। तो इधर है तो ये आगे वाली वैल्यू को बढ़ा देगा, तो 0.13, और 50 के इधर रहता तो ये आगे वाली वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद इस 2 सिग्निफिकेंट मिनिमम ऑफ 2 में आंसर करना है। अब तो मेरे को यहाँ तक आंसर चाहिए, देखो कितना बड़ी एग्जांपल है, यहाँ तक चाहिए अब आपको। तो 825 क्या होगा, 825 हटाना है आपको, 825। तो 825 की मिनिमम है 0 और मैक्सिमम 999, और बीच वाला हो जाएगा 500। तो 500 से ज्यादा वाले में है तो आपको क्या करना है, एक आगे वाली चीज को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 14 आगे 0, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 0 130 14 थोड़ा आंसर होगा, तो 140 इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो 2 सिग्निफिकेंट में आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको 5 वाला जो केस है वो भी समझा देता हूँ। लेटेस्ट से आपके पास है, आपके पास है 1 2 3 5 0 0। ठीक है, अब अगर आपको लेटेस्ट से इसमें आंसर चाहिए, इसमें, है ना, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए। तो लेटेस्ट से अब आपने इसको करा, अब ये तो बिल्कुल बीच में आ गया ना, 500 ना तो इधर है छोटे वाली रेंज में ना बड़ी वाली रेंज में। तो आप देखोगे कि इसके आगे वाला इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है तो आप इस नंबर को बढ़ा दोगे, अगर वो इवन है तो वैसे ही छोड़ दोगे। तो ये ऑड है तो आप इसका आंसर कर दोगे 1 2 4 0 0 0। ठीक है, तो अगर बिल्कुल बीच में आ जाए 550 500 5000, तो आपको आगे वाला नंबर देखना है कि वो ऑड है कि इवन है। ऑड है तो बढ़ा देना है, इवन है तो रहने देना है। ठीक है, वही वाली बात। अब आ जाते हैं हम हमारे दो जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास लीस्ट काउंट का याद होना चाहिए, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये वाला जो स्केल होता है ये VSD होता है, और ये वाला जो स्केल होता है ये MSD होता है। ध्यान दीजिए, जो अपन यहाँ पर रीडिंग लेंगे आगे, वो हमेशा अपन वर्नियर स्केल को देख करके लेते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा मैच करना है। तो वर्नियर वाला देखना है कि वर्नियर का कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आपको ये दिया जाता है, फिर MSD और VSD के डिविजन्स में आपको आपको एक रिलेशन दिया जाता है। जैसे बोल दिया जाता है भाई 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD। MSD हमेशा कम रहेंगे, VSD हमेशा ज्यादा रहेंगे, क्योंकि MSD का जो होता है डिवीजन वो चौड़ा होता है, VSD का छोटा होता है, तो ज्यादा VSD आ जाते हैं MSD के अंदर। तो यहाँ से क्या करना है आपको, VSD को भी निकाल लेना है MSD में, 19/20 MSD, और फिर VSD की जगह क्या रख देना है आपको, ये वैल्यू रखनी है, और MSD आपको दिया जाएगा, या आप उसको एकदम समझ पाओ। जनरली 1 का ही डिफरेंस होता है, इसलिए फाइनली फॉर्मूला ये भी आ सकता है, आप इसको भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर 1 का ही डिफरेंस है, 99% 1 का ही डिफरेंस होता है इन दोनों में। जैसे 2019 हो गया, 98 हो गया, इस तरीके से 1 का ही डिफरेंस जनरली रहता है। ठीक है, फिर वही वाली बात कि भैया अगर आपको ये दिया गया है द मेन स्केल एज n डिविजन पर सेंटीमीटर, तो आप MSD की वैल्यू n ना समझ लें। आप देखें MSD की वैल्यू 1 MSD में n सेंटीमीटर आ रहे हैं, तो 1 MSD इज इक्वल टू 1/9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में n डिविजन है, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/n सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर MSD की वैल्यू यहाँ पर 1/n सेंटीमीटर आती है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज के अंदर रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमें पिच निकालना होता है। पिच क्या होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन देने पर वो कितना आगे या पीछे खिसक रहा है, तो लीनियर डिस्टेंस मूवमेंट इन फुल रोटेशन। इसको निकालने के लिए मैं आपको आगे क्वेश्चन से समझा दूंगा। फिर आपको लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ये होता है कि जो पिच है उसे हम टोटल नंबर ऑफ जो सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं, सर्कुलर स्केल है इसके जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, वो आपको दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। मेन स्केल रीडिंग हम यहाँ से लेंगे कि जहां तक दिखाई दे रहा है वो हो जाती है मेन स्केल रीडिंग। जैसे इसके अंदर 5 तक दिखाई दे रहा है,
तो 5 वुड बी द मेन स्केल रीडिंग। एमएम के अंदर जनरली ये रहता है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो ये वाला जो मैच करता है इस वाली लाइन से, बीच वाली लाइन से सर्कुलर स्केल का, वो हो जाता है। जैसे इसमें 0 मैच कर रहा है तो 0 हो जाएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आप पिच 2 टर्न्स में 1 mm घुमा, टोटल डिवीजन चाहिए। पहली बात तो 2 टर्न्स में 1 mm, हमें 1 टर्न में देखना है कितना, तो 1 टर्न में 0.5 mm हो गया। लीस्ट काउंट निकालने के डिवाइड बाय 50 कर दिया हमने। ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग और लेटर से 3 mm तक आपको दिखाई दे रहा था। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी, जो भी मैच कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट आपने कर देना है। और यहाँ पे प्लस एरर होती है। प्लस क्या होती है हमारी, जीरो एरर बोलते हैं। जीरो एरर 2 प्रकार की होती है, प्लस और माइनस। तो आप एरर देखने के लिए हमेशा उसको बंद कर देते हो, पूरा 0 से 0 मैच करने की कोशिश करते हो। तो अगर आप जीरो के इधर हो, जीरो के इधर हो, मतलब आपको जीरो वाला स्केल, जीरो वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो आप जीरो के इधर हो, तो उसे अपन पॉजिटिव एरर बोलते हैं। और फाइनली उसे माइनस करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा मेजर कर रहा होता है, उसे हम एडजस्ट करने के लिए कुछ माइनस कर देते हैं। बट नेगेटिव एरर मतलब होता है जब जीरो दिखना बंद हो जाए, जीरो के आप इधर के सकते हो, तो आपको, आप कम मेजर कर रहे हो, अब आप उसमें कुछ ऐड करोगे, तो नेगेटिव एरर को हमेशा ऐड किया जाता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ग्लिच है कि मान लेते हैं जीरो नहीं दिखाई दे रहा है और 45 डिवीजन मैच कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये एरर निकालने के लिए मुझे 45 इंटू लीस्ट काउंट करना चाहिए, बल्कि ये गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, टोटल, टोटल कितने हैं, 50, 50 में से 45 को घटाना है। ये नेगेटिव एरर के केस में करना पड़ता है, जब आपको जीरो ना दिखाई दे। टोटल में से इसको घटा के फिर लीस्ट काउंट करना है, जैसे यहाँ पे करके 5 इंटू लीस्ट काउंट करके फिर उसे नेगेटिव एरर थे तो ऐड कर दिया। सो दिस इज इट। आज हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में बहुत अच्छे से थ्योरी को समझा। उसके जैसे क्वेश्चन उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े सब बन सकते थे, वो आप फिर समझे। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आगे कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करना, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, और मैं ऐसे रोज वीडियोस लेकर के आता हूँ।